जोधपुर से खबर है, प्रेम बाइसा के पिता से पुलिस ने पूछताछ की है। एसीपी ऑफिस में पिता को बुलाया है, पूछताछ की है। डिप्टी कमिश्नर है विनीत बंसल, जिन्होंने खुद ये पूछताछ की है साध्वी प्रेम बाइसा के पिता से। पूछताछ में क्या कह रहे हैं पिता? कह रहे साध्वी प्रेम बाइसा को बताया अपनी सगी पुत्री के साथ वायरल हो रहे वीडियो को बताया सही। पिता का पुत्री के साथ गले मिलना गलत नहीं है। पहले से ही दवाइयां साध्वी ले रही थी, ये भी कह रहे हैं वीरमनाथ हैं, जिन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए। और पूछताछ में कह रहे हैं कि साध्वी प्रेम बाइसा को अपनी सगी पुत्री बता रहे हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको बताया सही। कह रहे हैं पिता का पुत्री के साथ गले मिलना गलत नहीं है। से कोई पूछता है कि आप पूरा डिटेल लो, क्या हुआ, कब आए अजमेर से, कैसे घटनाक्रम हुआ, जो भी हुआ वो रिपोर्ट में लिखा और मैंने बताया पहले वाला। तो मैम एक बार बोला कि मैम मेरे से मिल के जाना, और बाकी वो हॉस्पिटल के अंदर हम गए थे तो वो CCTV फुटेज थे ना हमारे जाने का आने का, उसमें आपके मिलने से कौन कौन लोग आए थे उनके वो नाम पहचान करने के लिए। सर इस पूरे मामले में सर कुछ आपको क्लू है क्या, कौन कर सकता है, ऐसा क्या हुआ, क्यों है सब? अब ये बहुत गहरा रहस्य है। पुलिस पूरी जांच बारीकी से कर रही है, ये मुझे लग गया बहुत बारीकी से ईमानदारी से कर रही, और दूध का दूध पानी का हो जाएगा ऐसा मैम ने मेरे को पता दिल से, उनकी भावना से मुझे लग गया कि यहाँ दिल नहीं। दबाव में तो वो थी, मानसिक दबाव में वायरल वीडियो को लेकर लंबे समय से वो दवाई इसीलिए खा रही थी, क्या कारण था? नहीं, दवाई तो नॉर्मल थी, उनकी ऐसी नहीं थी। हाँ, कभी कम होता तो खाती थी, लेकिन कभी कभी उसके दिमाग में आता था, हम उसको संभालते थे। उस वीडियो में एक लेडीज पास में खड़ी है, आप सभी ने देखा होगा, और एक लड़का भी पास में खड़ा है, लेकिन वीडियो में दिखा नहीं रहा, वहाँ से कट कर दिया। जब लड़का बाहर निकलता तब दिखता है, लेकिन पीछे से उन्होंने कट कर दिया। प्रेम बाइसा जी पलंग के ऊपर लेटे हुए, मैं बाहर से आता हूँ, उनके चेहरे पे हाथ लगाता हूँ और वो आके मेरे गले मिलती है, बस इतना सा है। कोई भी बेटी बाप से गले मिलती है। उनकी माता जी 4 साल की उम्र में देव लोग हो गए थे, तो मैंने ही उन माँ का प्रेम दिया, व्यवहार दिया, भाई का भी दिया, बहन का भी दिया, पिता का भी दिया, शिक्षा का गुरु का भी दिया, शिक्षक का भी दिया। हर परिस्थिति में मैं उनको हर तरह से टैकल करता था। ये आपकी सगी पुत्री नहीं है? नहीं, मैं रियल पुत्री ना, डॉक्यूमेंट देख लो। ऐसा दुनिया में कोई केस भी बोलता था, ऐसे लोग बोलते हैं आपने कैमरे भी हटा दी, कोई लोग कुछ बोल रहे हैं मेडिकल भी जांच नहीं करना था, कुछ लोग बोलते हैं कि रियल पुत्री नहीं है। तो आप डॉक्यूमेंट देख लो, आप जन्मभूमि पे चले जाओ, लोगों से पता कर लो, जिनकी माता जी की समाधि है वहाँ जाके पता कर लो रियल पुत्री है नहीं। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, पहले तो अपडेट बताएं इस मामले में क्या है, और दूसरा ये पूछताछ के लिए बुलाया गया वीरमनाथ को, क्या रहा यहाँ पे? देखिए, अगर बात की जाए तो कल दिन में जिस तरह से जो है वीरमनाथ और उसके जो सेवादार है साध्वी के, जो उनको सुरेश को जोधपुर बुलाया गया था, और उसके बाद मकान में जो है FSL की टीम ने दोबारा सबूत जुटाए थे, और साथ ही साथ पुलिस कमिश्नर से लेकर DCP तक सभी अधिकारियों ने जो है अलग अलग तरीके से जो है पूछताछ की। हालांकि देर रात को जो है वीरमनाथ को रिहा कर दिया था, पूछताछ के बाद छोड़ दिया था, लेकिन निश्चित रूप से कह सकते हैं पुलिस की SIT टीम और जो पुलिस कमिश्नर खुद लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अहम सवाल ये है, क्या जो कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाए वो, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रेक्षा हॉस्पिटल की पर्ची को देखकर लग रहे थे। पुलिस अब जो है पर्ची की भी जांच कर रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, बहुत सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित है, जिसको लेकर जो है पुलिस उन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। जैसे प्रेक्षा हॉस्पिटल में जब साध्वी को लेकर गए थे तो उस समय वो अस्पताल प्रशासन ने क्यों नहीं पुलिस को सूचना दी, MLC केस होने की वजह से। साथ ही साथ 2 घंटे 3 घंटे तक जब अस्पताल में बॉडी को रखा गया था, उसमें कौन कौन लोग वहां पर आए थे, तो वहां के CCTV फुटेज और अस्पताल प्रशासन से सवाल जवाब मांगे हैं। तो अब देखना यह है कि अस्पताल क्या जवाब देता है। वही वीरमनाथ से भी जिस तरह से पूछताछ की जा रही है उसको लेकर, और सेवादार है जो उनसे, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन तीनों से किया जा रहा है, अस्पताल प्रबंधन से, वीरमनाथ से और सुरेश से। इसके अलावा अगर बात की जाए कंपाउंडर से भी अलग से पूछताछ की जा रही है। कंपाउंडर की डिग्री से लेकर तमाम वो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कॉल डिटेल जो बताया जा रहा था वीरमनाथ के पास जो फोन था वो तो पुलिस ने ले लिया, लेकिन साध्वी का जो फोन है उसका पासवर्ड नहीं होने के कारण से पुलिस साइबर की मदद ले रही है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं हाई प्रोफाइल मामला है, साध्वी की मौत का सनातन से जुड़ा हुआ है, तो पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है और हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और चलिए बात करेंगे कल पेश हुए बजट की।
केंद्र सरकार ने बजट पेश कर दिया और बजट को लेकर राजनीति का पारा हो चुका है हाई। साथ ही बजट से टकटकी लगाए बैठे लोगों के लिए तस्वीर साफ हो गई है। ऐसे में आखिर बजट के बाद किस तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, कितना उम्मीद के मुताबिक ये बजट रहा है, उसको लेकर एक रिपोर्ट है, जरा वो आप देखिए। मोदी सरकार का एक और बजट पेश हो गया है। बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। बावजूद इसके किसी के लिए बजट खुशियां लेकर आया तो किसी का हाथ खाली रह गया। वहीं हर बार की तरह केंद्रीय बजट आने के बाद सियासत का पारा भी गर्मा गया है। हर कोई अपने अपने तरीके से बजट की खूबियां और खामियां गिना रहा है। राजस्थान में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। खासकर राजस्थान को लेकर कोई विशेष पैकेज या फिर घोषणा न होने पर विपक्ष सरकार पर हमलावर दिख रही है। वहीं राज्य सरकार इस बजट को युवा, महिला, गरीब का बजट बता रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ, सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। सही मायने में यह बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला प्रावधान किए गए हैं। तो मैं कहूँ तो आप देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं थी यहाँ रोजगार की, उसमें कुछ भी नहीं है। जल जीवन मिशन में हमें हर घर नल की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके लिए कोई विशेष पैकेज वर्षों से हम मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी करती थी, आज भी ज़रूरत है, कुछ भी नहीं मिला है। बांसवाड़ा को रेल नहीं मिला है, एनसीआरपी को जो है वो एनआरसीपी को जो राष्ट्रीय परियोजना है उसमें नहीं मिला। यमुना जल के लिए किसी तरीके का कोई बजट की इन्होंने बात नहीं की है। तो मैं समझता हूँ कि जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिरा है, इससे व्यापारी वर्ग भी बहुत दुखी है। छोटे व्यापारी जो अपने शेयर मार्केट में निवेश करते थे तो उनको भी बहुत निराशा लगी है। देखिए, बजट निराशाजनक रहा। बहुत बड़ी उम्मीद देश के नौजवानों को थी, किसानों को थी, और दुर्भाग्य से राजस्थान जैसे प्रांत का तो नाम ही नहीं लिया, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगातार 25-25 सांसद, इस बार भी 15 से ज्यादा एमपी, 14-15 एमपी राजस्थान से दिए। यहाँ जो 7 स्पेशल हाई स्पीड कॉरिडोर रेल के बना रहे हैं, उसके अंदर दुर्भाग्य देखिए रेल मंत्री भी राजस्थान से और रेल राज्य मंत्री भी राज्यसभा का कोटा राजस्थान से खा रहे हैं, फिर भी राजस्थान का कहीं जिक्र नहीं हुआ। पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतों पर कोई चर्चा नहीं हुई, और सोना चांदी जिस तरह आसमान छू रहा है भाव, उसके अंदर भी कोई चर्चा नहीं। निराशाजनक बजट। ये तो रही सियासत की बात। वहीं दूसरी ओर बजट को लेकर राजस्थान की जनता क्या कहती है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये क्या था, ये भारत सरकार का ये जो प्रोजेक्ट है, ये विकसित भारत को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया है, और सरकार ने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये आगे के लिए पॉजिटिव होगा। बजट के कारण जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो किया है, क्योंकि एक्चुअली सीतारमन जी ने बजट बहुत शानदार दिया है, लेकिन उसको समझने के बाद वो मार्केट को एक्चुअल स्थिति समझ में आएगी। देखिए, मेडिकल हब पार्ट खोलने की बातें करी है। हमारा जो उदयपुर का क्षेत्र है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झाड़ोल है, फलासिया है, इन क्षेत्रों में मेडिकल हब खोलने की बातें अगर आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ मूलभूत सुविधाओं की बहुत भारी कमी है। कैसी सौगातें मिली आप लोगों को? पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को। और इन्होंने अभी मैंने देखा है, अभी नेट जरिए मालूम पड़ा है कि इन्होंने किसान सम्मान निधि जो किसानों को दी जा रही थी, उसमें इन्होंने 63,500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। मोदी जी ने उन पर फोकस करके इस बजट के अंदर जो नई स्टार्टअप की और जो तकनीकी, ड्रोन की, बाग, सब्जी, इनके लिए जो काम करने के लिए युवाओं को जो प्रोत्साहन किया है, उससे लगता है कि राजस्थान के अंदर विशेषकर हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में जो नौजवान युवा खेती की ओर जो धीरे धीरे मुंह मोड़कर बाहर पलायन की ओर जा रहे थे, विदेशों में जा रहे थे, वो दोबारा खेती से जुड़ करके खेती भी एक मुनाफे का सौदा बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। आत्माराम गुप्ता, चेयरमैन एआईजी ग्रुप। और बजट निश्चित तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि विश्व के अंदर तीसरी इकोनॉमी के रूप में हमें देखना है, तो उस ओर बढ़ता हुआ बजट है ये। और सीतारमन जी ने बहुत इंटेलिजेंटली पेश किया है इसे।
इसमें उस इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा ध्यान दिया गया है, बजट पे ध्यान दिया गया है, रोड रेल सेवाओं को मजबूत करने की बातें कही गई है इसमें। साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेकंड एरिया होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी रेटों को बड़ा युक्ति संगत किया गया है। यानी सियासतदानों की तरह यहाँ पर भी लोगों की बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है, क्योंकि किसी को टैक्स में छूट की उम्मीद थी तो किसी को रोजगार की, तो किसी को किचन का बजट कम होने की। लेकिन सभी भविष्य के भारत के इस बजट से काफी हद तक संतुष्ट नजर आए, क्योंकि बजट में सरकार ने भविष्य के भारत के बजट की नींव रखने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो कैसा ये बजट रहा? बजट जो है उम्मीदों पर कितना खरा उतरा? ये लगातार जो है रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सबके बीच में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके नेताओं की क्या इस पर प्रतिक्रिया है बजट को लेकर, जरा वो भी सुन लेते हैं। बजट आर्थिक प्रगति को स्पष्ट तौर पर उन कर्तव्यों का उल्लेख करता है जिसमें निवेश, रोजगार और उद्योगों का सृजन इसमें शामिल है। दूसरा एक पक्ष है कि जनता उम्मीदें रखती है अपने उस बजट के जरिए, जिसके जरिए सरकार शिक्षा से लेकर अवसंरचना तक उन सभी तमाम बातों का उल्लेख करते हुए, नवाचारों को उल्लेख करते हुए, एमएसएमई जैसी संस्थाओं को मजबूत करते हुए, उसको देश की एक रीढ़ बनाते हुए उसके प्रति जो प्रावधान किए हैं वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। मैं कह सकता हूं कि पूरे तरीके से समग्रता से तैयार हुआ है। इसमें भारत के 2047 के विकसित भारत के सपने का एक सोपान स्पष्ट रूप से दिखता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पूरे तरीके से समावेशी बजट है और मैं इसका अभिनंदन करता हूं। केंद्र सरकार के बजट ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया, खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं की, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कुछ भी नहीं है इस बजट में। ये बजट आंकड़ों का मायाजाल है, खुद बीजेपी वालों की समझ में नहीं आ रहा। ये बजट बिल्कुल फेल है, बीजेपी सरकार फेल हो गई, बजट फेल हो गया। और अब तो मैं कहता हूं केंद्र की भाजपा सरकार की आत्मा मर चुकी है। जिस सरकार की आत्मा मर गई उस आत्मा मरी हुई सरकार का ये बजट है। बजट चलते चलते शेयर मार्केट गिर गया, इसलिए बजट जीरो है, ये फेल है। इससे देश को भी नुकसान होगा, जनता को भी नुकसान होगा। पेज के इस बजट भाषण की कॉपी में हम खोज रहे हैं इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, बेरोजगार युवा, ये दो भागों में बजट आया है। और इस बजट में देखा गया है कि यह बजट देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, बेरोजगार युवा, किसान को दरकिनार कर पश्चिम बंगाल के चुनाव और इस देश के उद्योगपतियों के हित में लाया गया बजट। तो क्या कह रहे हैं इस बजट पर नेता, वो आप सुन रहे हैं। सबके बीच पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है लिखकर एक्स पर। लिख रही है वसुंधरा राजे कि ये बजट है भारत की इकोनॉमी और रोजगार को गति देने वाला, हर जन के सपनों को पंख लगाने वाला। ये देखिए पोस्ट लिख रही हैं वसुंधरा राजे। और आगे ये भी लिखा है उनकी ओर से, जिसकी भावना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई। #विकसित भारत बजट।